Okay, last one, the most important theorem, the sandwich theorem. अच्छा, इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, द सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट एक्चुअली ये है, ठीक है। वो इसमें ये कहते हैं कि एफ जी और एच जो है ना, ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। इस तरह के फंक्शंस हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस है जी एक्स से, जी एक्स लेस है एच एक्स से, फॉर ऑल नंबर्स यानी तमाम रियल नंबर्स एक्स के लिए। और इसके अलावा वो हमें कहते हैं सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली सी, उन्होंने मतलब एक रैंडमली एक नंबर लिया है रियल नंबर में से जिस पर जो है एक्स की लिमिट वो अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि अगर इस तरह के फंक्शंस हमारे पास हों तो जो हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू सी उन्होंने तीनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट और एच ऑफ एक्स की लिमिट जो है सी के ऊपर सेम आती है, एल आती है, दोनों की एक ही जैसी आती है, तो ऑटोमेटिकली बाय दिस थ्योरम वो कहते हैं कि अगर एक फंक्शन या असल में जी एक्स एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच हुआ हुआ है, ठीक है, तो इस फंक्शन के लेफ़्ट राइट वाले फंक्शंस की लिमिट अगर एक ही नंबर आती है तो बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिट भी वही होगी, ठीक है। यानी कि मैं कहती हूँ अगर इसकी लिमिट 2 है, इसकी लिमिट भी 2 है, तो ऑटोमेटिकली बाय सैंडविच थ्योरम इसकी लिमिट भी 2 होगी। तो इसके स्टेटमेंट को आप लर्न कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट। अब ये सैंडविच थ्योरम इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो इसको भी सैंडविच थ्योरम कह देते हैं वो। तो इसकी स्टेटमेंट एक्चुअली ये है कि अगर थीटा को हम रेडियन में मेजर करते हैं तो लिमिट अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रही है और साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इस तरह का हमारे पास है, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट इसका 1 है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। जैसे हम थ्योरम्स करते होते थे ना, बिल्कुल वही तरीका कार है। एक आपने फिगर ड्रॉ करनी है, उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, और उसमें से हमने कुछ लॉजिकल रीजनिंग निकाल के तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या इसको प्रूव करने के लिए हमें एक यूनिट सर्कल चाहिए। यूनिट सर्कल का मतलब है एक यूनिट सर्कल चाहिए। यूनिट सर्कल से मुराद ये है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 1 हो, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया। ये गिवन है हमारे पास, जितना मैंने ब्लैक से काम किया मैंने, ये गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये 2 रेडियस ड्रॉ किए तो मेरे पास एक पिज़्ज़ा स्लाइस जैसी शेप बनी, जिसे हम सेक्टर कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। और जब आप सेक्टर बनाते हो तो सेंटर के ऊपर एक एंगल बनता है, उसे हम थीटा कह देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस यहाँ से ओ से लेकर ए तक भी और ओ से लेकर बी तक भी दोनों वैल्यूज़ आपके पास 1 होंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है दैट इज़ गिवन, यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है हमारे पास। टेक थीटा अ पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल। एक्यूट 90 से छोटा होता है ना, तो 90 आपके पास यहाँ बनेगा, इधर ये 90 बनेगा। तो मैंने एक ऐसा सेक्टर लिया जो कि 90 से छोटा है, ताकि मेरे पास जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो 90 से छोटा बनेगा। एक्यूट एंगल है, एक्यूट सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इसलिए क्योंकि वो सेंटर पे है ऑफ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा 1। अब ये चीज़ गिवन है कि वो यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से लेकर ओ से ए तक और ओ से बी तक वैल्यू हमारे पास 1 होगी, दोनों इक्वल होंगे। अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया वो देख लो। मैंने क्या किया है, यहाँ से बी को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और प्रोड्यूस वहाँ तक करना है जहाँ से आप इजीली ए से ज्वाइन उसको कर सको, ठीक है। तो वो मैंने प्रोड्यूस करके उसको ए से ज्वाइन कर दिया। उससे क्या हुआ, मेरे पास एक बड़ा सारा ट्राइंगल बना है, राइट। उसके बाद मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इस बी को ए से मिला दिया, तो मेरे पास एक ये छोटा ट्राइंगल बन गया। और मैंने क्या किया है, मैंने बी से ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराया है सी पॉइंट पे, तो मेरे पास एक और ये छोटा ट्राइंगल बन गया। अब ये हेल्प आउट करेंगे हमें स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। स्टार्ट लेने के लिए हमें 3 चीज़ें लेनी है इस फिगर में से। एक ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, एक ये सेक्टर, नॉट ए ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं लेना हमने, सेक्टर लेना है, ठीक है। और हमने कौन सा ट्राइंगल लेना है, बड़ा वाला का है मैंने, सेक्टर का है, और सेक्टर से ही जो हमने ट्राइंगल बनाया वो वाला ट्राइंगल। ये छोटा वाला ट्राइंगल सिर्फ एक मकसद के लिए यूज़ होगा, वो मैं आगे आपको बता दूंगी। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। 3 चीज़ें लेनी है, एक ये बड़ा ट्राइंगल लेना है, एक ये सेक्टर लेना है, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है।
तो मैंने सबसे पहले, और इन तीनों के आपने आप ये देखो कि एरिया के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे कम एरिया इस ट्रायंगल का है, ठीक है। इसकी मैं बात नहीं करी, मैंने कहा है कि ये एक ही मकसद के लिए यूज़ होगा आगे। अभी मैं इन तीन चीज़ों की बात कर रही हूँ, एक ये ट्रायंगल, एक ये सेक्टर और एक ये बड़ा ट्रायंगल। उनमें से सबसे छोटा एरिया इसका है, फिर उसमें थोड़ा सा एरिया ऐड हो के ये सेक्टर बन गया, फिर ये एरिया ऐड हो के ये बड़ा सारा ट्रायंगल बन गया। तो उसी तरह से मैंने इनइक्वालिटी लिखी है कि सबसे कम एरिया किसका है, ट्रायंगल ओ ए बी का, ओ ए बी का। फिर उससे बड़ा ट्रायंगल है सेक्टर ओ ए बी का, ठीक है। फिर उससे बड़ा ट्रायंगल है हमारे पास एरिया ऑफ ओ ए डी। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं तीनों के एरियाज़ लिखूँगी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, और ये भी ट्रायंगल है तो इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सबकी वैल्यूज़ लिखते हैं। ओ ए बी, ये रहा ओ ए बी। इस ट्रायंगल की बेस क्या है, ओ ए, ठीक है। हाइट क्या होगी, हाइट परपेंडिकुलर हमेशा होनी चाहिए। तो इस अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल की कोई भी साइड परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो बी से सी तक आपने एक परपेंडिकुलर गिराया हुआ है ना, ये इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये हो जाएगी बी सी की हाइट हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, रेडियस की वैल्यू आपके पास है 1 पुट किया, स्क्वायर लिया, ख़त्म हो जाएगा, 1 सिर्फ थीटा रह गया। यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल की ये ओ ए, ठीक है। और इसका जो है हाइट, अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड बिल्कुल सीधी है, परपेंडिकुलर है, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओ ए रेडियस है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, इसकी जगह पे सिर्फ बी सी बच जाएगा। इधर भी ओ ए की जगह 1 पुट कर दोगे, ए डी बच जाएगा। अब ये 2 हमने ख़त्म करना है नीचे से, तो आप पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 2 ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने कह दिया 1। अब मेरे पास 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, एक बी सी है और एक ए डी है। तो बी सी की वैल्यू आपको मिलेगी, इसका इस ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो हमें बी सी की वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने लगी हूँ। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और जो टैन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि इन तीनों में से कौन सी रेशियो मुझे बी सी की वैल्यू दे सकती है। मुझे फाइंड करनी है बी सी की वैल्यू। उसके अलावा मेरे पास इस ट्राइंगल में से कौन सी साइड की वैल्यू है, इस साइड की वैल्यू। ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डील करती है, वो है साइन। साइन और साथ थीटा, आप ये वाला थीटा लिखोगे, साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास बी सी, क्योंकि हमने बी सी फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा हमें एक ही साइड हमारे पास है, दैट इज़ ओ बी, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी डिवाइडेड बाय ओ बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज से मैंने चीज़ लिखी है, राइट। तो यहाँ पे जब आप ओ बी को देखते हो तो ओ बी इज़ द रेडियस, तो सिर्फ आपके पास बी सी बच जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई बी सी, या बी सी की वैल्यू आई है साइन थीटा। इसी तरह से आप बड़े ट्राइंगल में से करोगे, ए डी की वैल्यू निकालनी है आपने, ए डी चाहिए। तो ए डी के अलावा, ये पूरा ट्राइंगल है आपके पास, ए डी के अलावा और कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है, वो ये है बेस, ठीक है। ये हो गई बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो बेस और परपेंडिकुलर से डील करती है, दैट इज़ टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास ए डी था और बेस मेरे पास ओ ए है। ओ ए क्योंकि रेडियस है तो 1 होके ख़त्म हो जाएगा, ए डी की वैल्यू आ गई टैन थीटा। अब मैंने ये दोनों की वैल्यूज़ ना 1 में पुट करती हैं। इधर आ गया साइन थीटा, थीटा, टैन थीटा। टैन टैन थीटा को, क्योंकि हमने साइन थीटा की बात करनी है, ठीक है ना, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपने ना ये वाली शक्ल बनानी है इस इनइक्वालिटी में। तो सबसे पहले तो हमें साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए ना, तो पहले तो हम यहाँ पे इसके नीचे साइन थीटा लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, ये बन जाएगा 1, ये थीटा ओवर साइन थीटा बन जाएगा।
ये 1/cos थीटा, क्योंकि जब नीचे साइन थीटा आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/cos थीटा ये बन जाएगा। अब हमारे थ्योरम में जो वैल्यू है वो है साइन थीटा ओवर थीटा, तो हमने रेसिप्रोकल लेना है सारी वैल्यूज़ का। जब आप रेसिप्रोकल लोगे ना तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी ये है ना लेस देन है, तो वो सारे ग्रेटर देन बन जाएंगे। आप देखो कि ये दोनों ग्रेटर देन हो गए, इसका रेसिप्रोकल 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब और स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए, हमने लिमिट अप्लाई करनी है थीटा अप्रोचेस टू 0। तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे थीटा अप्रोचेस टू 0 सारी वैल्यूज़ के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सब पे अप्लाई कर दी। 1 की लिमिट 1 ही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और ये चीज़ हमारे पास एग्जैक्टली वही बन गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब आप ज़रा इसको समझो, ये वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 1 ग्रेटर है इससे, ठीक है। और फिर एक तरफ वो कहते हैं कि ये ग्रेटर है 1 से, यानी कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि दो नंबर हैं आपके पास, ए इज़ ग्रेटर देन बी, और फिर वो साथ में कहते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। हाँ, ये किस तरह से पॉसिबल है एक ही टाइम पे कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा भी है और दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा भी है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको दी जाती है कि ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। तो ये हमें क्या कंक्लूजन देता है कि ए और बी जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर तो 1 इससे बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये खुद भी 1 ही है, ठीक है। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। कैसे? बाय सैंडविच थ्योरम, कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम है तो दरमियान वाली भी वही वैल्यू है जो कि इन दोनों के बीच में सैंडविच हुई हुई है, ठीक है। तो ये था जी आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ। अब कुछ एग्जांपल्स पे मैं नज़र मार देती हूँ। हाँ जी, इसके ऊपर ना हमने ये वाला अप्लाई करना है थ्योरम। ये तो या तो आपने ये शक्ल बनाने की कोशिश करनी है या ये शक्ल बनाने की कोशिश करनी है, आंसर आपका ई के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 1 प्लस 1/, कुछ होता है ना, तो इसको 1/, कुछ बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये 3 नीचे चला जाएगा, n/3, ठीक है। इसको मैं आपको करके बता देती हूँ। सवाल है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 3/n टू n, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी, ये n होना चाहिए, y दिस इज़ x, इधर n होना चाहिए, ठीक है। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले तो आप इसकी शक्ल ठीक करो, n/3, और बाहर 2 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें n/3 चाहिए, 2 को आप पहले ही बाहर निकाल दो। अब आप यहाँ पर जो चीज़ होती है वही यहाँ पे होती है, n/3 है ना, तो आप इसको n/3 बनाने के लिए क्या करो, n से 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो बाहर वाले n को, इसको डिवाइड भी करवा दो 3 से और मल्टीप्लाई भी करवा दो। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ अब कि ये वाला 3 जो है ये बाहर वाले 2 के साथ, क्योंकि अननेसेसरी है, हमें नहीं चाहिए ये, इसके साथ हम इसको बाहर ले जाएंगे 6 बन जाएगा, इसके ऊपर ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके ऊपर वो थ्योरम अप्लाई हो जाएगा कि जब इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी 1 + 1/this और यहाँ पर बाहर भी पावर यही वाली वैल्यू होगी तो वो ई के इक्वल आ जाता है। उन्होंने तो बहुत ही घुमा फिरा के किया हुआ है। आप सिंपल इसको ऐसे लिखो, ठीक है, 1 + 1/n/3, इधर भी n/3 और होल पावर इसकी कर दो 3 2s are 6, ये चीज़ आपके पास हो जाएगी e, तो e की पावर 6 आंसर आएगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया। इसी तरह से आपने इसको करना है, आपने ये 2h है ना, तो 1/2h होना चाहिए, आप मल्टीप्लाई करवाओगी 2 से और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगी, डिवीजन वाला 2 इधर आ जाएगा और एक 2 बाहर चला जाएगा, और ये लिमिट जब अंदर जाएगी तो ये चीज़ बन जाएगी e। ये एम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने किया ना अभी, आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है। इस लिमिट को अंदर एंटर कराओ, ठीक है, बाय थ्योरम ये चीज़ e हो जाएगी और e का स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा ये एग्जांपल एक उन्होंने दी हुई है, इसको साइन थीटा ओवर थीटा बनाने के लिए, अब ये 7 थीटा है ना, नीचे भी 7 थीटा होना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड वाला 7 इसके साथ आ जाएगा, ऊपर वाला 7 बाहर निकल जाएगा, और बाय सैंडविच थ्योरम ना ये 1 हो जाएगी वैल्यू, और वो बाहर वाले 7 के साथ, ये देखो उन्होंने क्या, उन्होंने इसको भी बहुत घुमा फिरा के किया, आप सीधा सीधा करना। इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप ना क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट देखना, बाकी ये सारे सवाल हमने इसी तरह सैंडविच थ्योरम इसके ऊपर सारा लगाया था, लेकिन वो ये एग्जैक्टली उसकी तरह ही है, तो इसको देखना, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, रैशनलाइज़ किया हुआ है इसको, ऊपर वाली वैल्यू को, और रैशनलाइज़ करके ये वाली वैल्यू आई है, इसमें से ना उन्होंने एक साइन थीटा इस थीटा के साथ ले लिया ताकि इस पर सैंडविच थ्योरम लगा सकें, एक साइन थीटा अलहदा कर दिया, एक साइन थीटा को इसके साथ ले लिया, और 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये 3 वैल्यूज़ उन्होंने बना ली हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने जो उनको लिमिट दी हुई है थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो उन्होंने उन तीनों के ऊपर अप्लाई कर दी। इसके ऊपर आप अप्लाई करोगे 0 आएगा, इसके ऊपर बाय सैंडविच थ्योरम 1 आएगा, इसके ऊपर अप्लाई करोगे 1/1 प्लस 1 आएगा, जब इधर 0 आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, तो क्योंकि 0 है मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर ही 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने चेक करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और एक्स अप्रोचेस टू 4, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहले लिमिट एग्जिस्ट करने की एक ही शर्त थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं आती तो नहीं एग्जिस्ट करती। तो पहले आप 2 पे चेक करोगे, लेफ़्ट के लिए आप लेस देन 2 वाली कंडीशन देखोगे, ये आएगा फंक्शन लेस देन 2 पे, और ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए उन्होंने ये वाला फंक्शन लिया है, आप जिस तरह मैंने लिखवाया था ना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आपने क्या लिखना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पहले आप इसको 2 पे चेक करोगे, फिर आप इसको 4 पे चेक करोगे, उन्होंने जो दिया हुआ है। तो जब आप लेस देन 2 के लिए फंक्शन लोगे वो 2x प्लस 1 आएगा, ग्रेटर देन 2 के लिए लोगे तो 7 माइनस एक्स आएगा, दोनों की लिमिट उनके पास सेम आ रही है, उन्होंने कहा अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब 2 के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर उन्होंने 4 पे चेक किया, लेस देन 4 के लिए ये 7 माइनस एक्स फंक्शन आएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देखना है आपने, ये एक्स फंक्शन आएगा। तो उन्होंने जब इसको लिमिट को, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट को सॉल्व किया ना, तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि इसकी 4 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा जी, कंसिडर द फंक्शन, ये फंक्शन कंसिडर करना है और चेक करना है इसको कि 1 पे डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। उन्होंने सवाल पूरा नहीं लिखा हुआ, सोल्यूशन कर दिया आगे, हमने चेक करना है इसको कि 1 पे डिफाइन है कि नहीं, तो उसके लिए आप एक्स इज़ इक्वल टू 1 यानी कि F1 आप कैलकुलेट करो, तो आप देख लो कि F1 जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो रही है, वैसे ही तो आप कह दोगे एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 3, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, कॉन्टीन्यूटी जब भी डिस्कस करनी है तो वो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, पहले आपने इक्वल टू 1 पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल प्रूव करना है, फिर आपने एंड पे वो जो तीसरा पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करना है, ये तीनों जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कॉन्टीन्यूटी आप कह दोगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। आप अपना सोल्यूशन करना, यहाँ पे उन्होंने बहुत चीज़ें डायरेक्ट और कुछ उन्होंने बहुत ही लंबी खींच के की हुई हैं, तो जिस तरह मैंने आपको कराया हुआ ना, आप उसी तरह से करना है इसको। अच्छा जी, इसकी कॉन्टीन्यूटी इसकी डिस्कस करनी है एक्स इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर। अब आप देखो कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें हमने वो फंक्शन की वैल्यू पिक करनी होती है जिस पे हमें कोई एक्स लेस देन मिल रहा हो या एक्स ग्रेटर देन मिल रहा हो। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने नहीं दी हुई, तो यहाँ पे ना हम कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करने के लिए सेकंड पॉइंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें आपने एक्स इज़ इक्वल टू 3 पे वैल्यू उन्होंने 6 निकाली है, उसके बाद आपने सीधा सीधा लिमिट लगानी है 3 इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। एक आपने एक्स इज़ इक्वल टू 3 पे पहला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो था ना वो आपने इसके लिए लिमिट कैलकुलेट करनी है, दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो आप कह दोगे कि ये चीज़ होल्ड कर रही है इसके ऊपर, और एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूअस है 3 के ऊपर। इसकी किस तरह से डिस्कस करोगे, उन्होंने देखो
सीधा सीधा ही कह दिया कि जी एक्स मेरे पास ये है इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। अब उन्होंने सिर्फ इतना सा हिस्सा निकाल के ना इसका एक फंक्शन बना दिया। जब वो यही कह रहे हैं इसमें कि ये x इज़ नॉट इक्वल टू 3 के ऊपर है ये वाला फंक्शन, तो ये इसके ऊपर आप जब वो कह ही रहे हैं कि x इक्वल है ही नहीं 3 के, तो आप कॉन्टीन्यूटी x इज़ इक्वल टू 3 पे इसके कैसे डिस्कस कर सकते हो? हम कर ही नहीं सकते डिस्कस, बात इधर ही ख़त्म हो जाती है। तो as gx is not defined at x is equal to 3 because this is given, so gx is discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ f at 3 when, इस पे आपको 3 की, इसमें आप तीनों पॉइंट्स अप्लाई करोगे। f इज़ इक्वल टू 3, सॉरी x इज़ इक्वल टू 3, उसमें आप इज़ इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन लोगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये, राइट हैंड लिमिट के लिए ये, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये आप उसी तरीके से करोगे। ये एग्जांपल्स भी हो गई इसकी, 1.5 हमने करनी ही नहीं थी। ओके, चैप्टर 1 वाइंड अप हो गया इधर।